तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर टू हिस्ट्री का चैप्टर 2। इसके पहले वीडियो में हमने हिस्ट्री का चैप्टर 1 2 अंकीय प्रश्न जितना आपके एग्जाम में आता है उतना बता दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो कृपया उसे एक बार जरूर देख ले ताकि अच्छे से रिवीजन कर सके और जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है उसी क्वेश्चन इस वीडियो में भी है और इसके पिछले वीडियो में भी था। इसलिए आप लोग इसके पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया उसे भी एक बार जरूर देख ले और पढ़ना है वहीं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए हमने जो 2011 से 24 तक में 11 से 24 तक में जितना पूछा है उतना 2 अंकीय प्रश्न लाने का प्रयास किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर 2 का सारा 2 अंकीय प्रश्न क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए VVI मारा हुआ है और हाईलाइट भी किया हुआ है प्रश्न। यानी क्वेश्चन पूछा है कि खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। जो खूनी रविवार हुआ था उससे आप क्या समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसका आंसर। वर्ष 1904 से 5 ईस्वी में रूस और जापान के युद्ध में रूस एक छोटा सा देश जापान से पराजित हो गया, जिसके कारण रूस की जनता ने रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग महल, इस पर अधिक ध्यान दे दीजिए, सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे तो जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर अत्यधिक यानी अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे लोग की मौत हो गई। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये लोग तो जान नहीं रहे थे कि आगे हमला होने वाला है हम पे, तो जार ने यह हमला करवाया था इन निहत्थे लोगों पर। यह तो अपने न्याय के लिए जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इन पर अत्यधिक गोलियां चलवाई, जिससे बहुत सारे लोग इसमें मारे गए और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। तो उस दिन रविवार था, यह घटना देख लीजिए, उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन था खूनी रविवार क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला और इसका आंसर ये है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, देख लीजिए, पहले से ही हाईलाइट किया हुआ है। चलिए क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, 1848 के क्रांति को लिखे। 1848 ईस्वी में कौन सा क्रांति हुआ था उसको भी लिखे, देख लिए। VVI मारा हुआ है पहले से ही यहाँ पे, इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में ऑलियंस वंश का राजा लुई फिलिप बना। 1830 के क्रांति के बाद वहाँ का राजा ऑलियन वंश लुई फिलिप राजा बना। उसने अपने विरोधियों यानी जिससे वह नफरत करता था उसको खुश रखने के लिए स्वर्णीय मध्यम वर्गीय नीति को अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में गिरजो को प्रधानमंत्री बनाया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था अतः सुधारवादियों का नेता। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में एक विशाल भोज का निर्माण कराया।
जगह जगह अवरोध लगाकर लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। इसी कारण 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए हैं। एक बार और इसको पढ़ते हैं। चलिए, 1848 ईस्वी क्रांति को लिखे तो कैसे लिखेगा? 1834 क्रांति के बाद फ्रांस में ऑलियंस वंश का राजा लुई फिलिप बना, जो अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णीय मध्यम वर्गीय नीति अपनाया और 1840 ईस्वी में गिरजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। अतः सुधारवादियों का नेता 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में एक विशाल भोज का निर्माण कराया और जगह जगह पर अवरोध यानी अपने सीने को लगाकर लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसलिए 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर। 1848 क्रांति को लिखे तो लिख दीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए हैं। इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा और लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, रूसी क्रांति के 2 कारण को लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी क्रांति के 2 कारण कौन कौन से है? चलिए पढ़ते हैं। रूसी क्रांति के 2 कारण कौन कौन से हैं? चलिए पढ़ते हैं। रूसी क्रांति के 2 कारण को लिखे तो रूसी क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, निरंकुश एवं अत्याचार शासन व्यवस्था का होना। रूस में निरंकुश एवं अत्याचार शासन व्यवस्था का होना। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है? पहला है कि निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था का होना। दूसरा है किसान और मजदूरों को दयनीय स्थिति होना। यहाँ जो रूसी क्रांति हुआ था उसके कारण वहाँ के मजदूर किसान लोगों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वहाँ के मजदूर को काफी दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। ये रहा आपके सामने दूसरा कारण। क्वेश्चन तीसरा चलिए पढ़ते हैं। तो दूसरा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा, रूसी क्रांति के 2 कारण लिखें। तो रूसी क्रांति के 2 कारण है ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। रूसी क्रांति के 2 कारण। क्वेश्चन तीसरा है, पूंजीवाद क्या है? दूसरा आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा चलिए पढ़ते हैं। पूंजीवादी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूंजीवादी क्या है? तो पूंजीवादी क्या है? चलिए पढ़ते हैं इसको भी। पूंजीवादी एक ऐसा व्यवस्था है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ठीक, ताकि अच्छा से पता लग सके। अब आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा एक एक अक्षर। पूंजीवादी क्या है? यह रहा क्वेश्चन और इसका आंसर है, पूंजीवादी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग द्वारा राष्ट्र में सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। ये रहा आपके सामने आंसर। पूंजीवाद है क्या? पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग द्वारा राष्ट्र में सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो ये रहा तीसरा का आंसर। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि 1 से 2 बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन चौथा चलते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चौथा, अक्टूबर की क्रांति क्या है? आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे होंगे तो यह क्वेश्चन आया होगा कि अक्टूबर क्रांति क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए। चलिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं, समझ में तो आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अक्टूबर की क्रांति क्या है? अक्टूबर की क्रांति क्या है? तो
बोल्शेविक क्रांति को, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसे ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना था, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति में लेनिन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे भूमि, शांति और रोटी दिया था। बहुत हल्का है, इसको अच्छे से फिर से समझते हैं। जो अक्टूबर की क्रांति क्या है, ये है क्वेश्चन और इसका आंसर चलिए फिर से अच्छे से हम समझते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है, तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। एकदम सीधा सी बात है कि बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबरी क्रांति कहा जाता है, जो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इस क्रांति में लेनिन थे, उनका प्रमुख भूमिका रहा था। लेनिन ने इस क्रांति के दौरान 3 नारे दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, भूमि, शांति और रोटी। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे थे। इसी को अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और लेनिन का मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। 1900 लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन और पूछेगा, लेनिन ने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना कब किया था, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यंग इटली का स्थापना 1931 ईस्वी में लेनिन ने किया था, और यंग यूरोप का ये होगा 1931 और यंग यूरोप का स्थापना 1934 ईस्वी में किया था लेनिन ने। 1831 1834 होगा, क्योंकि 1924 में तो ये मर ही गए थे, तो होगा पहला होगा 1831 में यंग इटली, और दूसरा होगा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। किसने, तो लेनिन ने ये दोनों का स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पचमा, सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको। ये रहा क्वेश्चन, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर पढ़ते हैं। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो। बहुत सिंपल, हमने बहुत सिंपल इसका परिभाषा लिखा है, ताकि ज्यादा रटना ना पड़े और बच्चों को अच्छे से याद हो सके। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं इसको। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं, उसे ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, देख लीजिएगा 1 से 2 बार तो याद हो जाएगा अच्छे से। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग आते हैं। कितना सिंपल परिभाषा है, समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन छठा है। क्वेश्चन छठा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा, तो अब पता लग रहा होगा अच्छे से। हाँ चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी? जो क्रांति हुआ था उसके पहले किसान की स्थिति कैसी थी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो क्रांति के पहले तो किसान की स्थिति अच्छी ही होगी, क्योंकि क्रांति के बाद सारा चीज समाप्त हो गया था। चलिए इसको पढ़ते हैं। रूसी क्रांति के पहले वहां के किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। वहां के किसान बंधुआ मजदूर जैसे थे। उनके खेतों पर बहुत छोटे छोटे उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे लोग परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था, यानी उनके पास जो कुछ पैसे ये सब थे उनका अभाव, यानी नहीं था उनके पास, अभाव था। और वहां करो यानी वहां के राजा जो था उन पे बहुत ज्यादा
खेत पे धन हो या ना हो, लेकिन कर के बोझ से वे लोग दबे हुए थे। और 1861 में जार एलेक्जेंड्रा द्वितीय ने किसान दस्ता को समाप्त कर दिया, परंतु किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। ये जो अलेक्जेंड्रा द्वितीय ने 1861 ईस्वी में कृषिदास प्रथा को समाप्त करना चाहा था, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था किसान की स्थिति में। तो ये था किसान के क्रांति के पूर्व स्थिति। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रूसी क्रांति के पहले वहां के किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। वहां के किसान बंधुआ मजदूर जैसे थे। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे परंपरागत ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था और वहां करों के बोझ से दबे हुए थे। अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में कृषि दास प्रथा को समाप्त करना चाहा, लेकिन किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। चलिए था क्वेश्चन छठा। क्वेश्चन सातवां है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? चलिए पढ़ते हैं सातवां उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए तभी पढ़ लेते हैं। साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो रूस की क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई थी। इस व्यवस्था में सामाजिक और विषमताएं को समाप्त कर दिया गया था। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर पूंजीवाद और जमींदार वर्ग का उन्मूलन किया गया था। चलिए उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सातवां। क्वेश्चन आठवां देखते हैं। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, हाईलाइट किया हुआ है पहले से, तो इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आठवां। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है, यानी शीत युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं, जिसके बारे में बताइए। शीत युद्ध, चलिए पहले हम समझाते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। तो हम अपने तरीके से बोल रहे हैं, इसमें से नहीं मिलेगा। शीत युद्ध वैसा युद्ध है जो एक दूसरे को देख के जलना, जैसे आप और आपके बगल वाला, अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो आपके बगल वाला आपसे जल रहा है, तो यही शीत युद्ध होता है। शीत युद्ध का मतलब जो एक दूसरे से देखकर जले, उसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध आप लोग अपन मन से भी अपने बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। शीत युद्ध वैसा युद्ध है जो, लेकिन अगर आप तरक्की करें तो आपसे जलेगा, लेकिन तनाव का वातावरण रहता है, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं। माने कि जो लड़ाई होता है ये सब नहीं रहेगा, लेकिन वास्तविक तनाव रहेगा कि वो देख लीजिए वो तरक्की कर रहा है और यह तरक्की नहीं कर रहा है, तो आपसे देखकर वह जलेगा, इसी है। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है कि वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच, जैसे हम बताएं, आपके एग्जाम्पल ये थे, आपके बगल वाला पड़ोसी का, वैसे युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण हो, जबकि वास्तविक में युद्ध ना हो। देख लीजिए, वास्तविक युद्ध ना हो उसे शीत युद्ध कहा जाता है। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे आपके पड़ोसी आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में अधिक तरक्की कर रहे होंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन। फिर से एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध वैसा युद्ध है जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण हो, जबकि वास्तविक युद्ध ना हो, उसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। द एंड। ये रहा आज का सेशन। इसके बाद चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव 2 अंक ये बहुत जल्द मिलने वाला है। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो आज तक के लिए इतना ही था, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है
गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस। ये रहा आपका छोटा सा चैनल, इसको सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े और आप भी अपने जीवन में अधिक तरक्की करें। तो बेस्ट ऑफ लक। और आपके एग्जाम के बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि अब सितंबर, आज 15 सितंबर है, 15 दिन और इधर बच रहा है तो सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ओनली फॉर 4 मंथ है, 4 मंथ। इसलिए आप लोग अधिक पढ़ाई कीजिए और ऑब्जेक्टिव 230 मार्क्स का रहता है, तो आप लोग 230 में 230 अंक लाइए। बहुत जल्द आपको सारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा, इसलिए आप लोग अपने आज आज 2 बजे 2 PM में लाइव ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे साइंस का होने वाला है, इसलिए आप लोग जुड़िएगा। और कम से कम तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग 400 से 450 के पास अंक लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए और अपने गांव समाज में अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आज तक के लिए इतना ही था। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।